This is preliminary chapter number 1 preliminary and now come to section number 1 very simple. इसको 23 से पढ़ते हैं हम लोग. This act may be called Protection of Women from Domestic Violence Act PWDVA 2005 नाम को याद रखिएगा. यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अब ये एक्सटेंड करता है. पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर वाला नहीं है इसमें. इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईलाइट कीजिए, लिखिए पी फॉर प्रीलिम्स में अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट. उस डेट को ये एनफोर्स होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और वो डेट है आपकी 26 अक्टूबर 2006. इस डेट को रट लीजिएगा भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा. अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट सेक्शन 2. सेक्शन 2 डील्स विद व्हाट डेफिनेशंस. इट डील्स विद व्हाट डेफिनेशंस इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. अब ऐसे उसमें आप ध्यान रखना, पहली बात तो जैसे हर बार बोलता हूं मैं, आपको केवल इतना ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा. सेक्शन 2 डिफाइंस व्हाट aggrieved person. Section 2B defines child. Section 2C defines compensation order. Section 2D defines custody order. Section 2E defines domestic incident report DIR, and 2F defines domestic relationship DR. Then comes 2G domestic violence, 2H dowry, 2I magistrate, 2J medical facility, 2K monetary relief, notification, then prescribed, then 2N में protection officer, then 2O में protection order, then 2P में residence order, then 2Q में respondent, 2R में service provider, 2S में shared household, and 2T में shelter home. ठीक, क्यों पढ़ाया मैंने केवल हेडिंग? अभी केवल हेडिंग इसलिए पढ़ाई कि एक बार आपको केवल हेडिंग रटनी चाहिए आपके उसमें. इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी प्रीलिम्स एग्जाम, कोई सा एग्जाम हो, जुडिशरी का हो या कोई सा एग्जाम हो आपका, अगर आप प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हैं आपके एग्जाम में, तो आपको पहले सिर्फ डेफिनेशन की हेडिंग पढ़नी चाहिए. 2R में क्या है, 2S में क्या है, 2T में क्या है, ABCD में कहाँ पे क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं. इनके मीनिंग पर नहीं गया मैं अभी, मीनिंग को हम लोग समझेंगे अभी, बट हमने करने क्वेश्चंस, हमने क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो हमारा पढ़ने का तरीका वो होगा. तो कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर, ये देख लीजिए. 2A, 2J, 2K, 2S, और इस तरीके से वो दे देंगे हेडिंग चारों तरफ, और वो दे कैन आस्क यू करेक्टली मैच करा सकते हैं. शेयर्ड हाउस होल्ड कहाँ पर डिफाइंड है, ये पूछ लेंगे. डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कहाँ पर डिफाइंड है, ये पूछ लेंगे. तो वो आपसे इस संख्या के बेस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो ये यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट हो. इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको रटंतम विद्या आनी चाहिए. तो एक तो आप काम इतना करके रखेंगे आगे. अब समझ लेते हैं डिटेल में जा करके कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग है क्या क्या. तो सेक्शन 2 एक काफी ज्यादा डेफिनेशन है, तो ढंग से समझिएगा. पहली डेफिनेशन है आपकी एग्रीव्ड पर्सन. भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्रीव्ड पर्सन. राइट डाउन प्रीलिम्स, पढ़िए रहा बोर्ड पे. एग्रीव्ड पर्सन मींस एनी वुमेन, कोई भी महिला, हु इज और हैज बीन in a domestic relationship with the respondent. और डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपको डिफाइंड हुआ मिलेगा 2F में. ठीक, तो अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग A पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि पहले आप इसको समझ लेना चाहिए. तो प्लीज गो टू दी 2F नाउ. 2A को समझने के लिए दिस इज व्हाट 2F. डोमेस्टिक रिलेशनशिप मींस a relationship between two persons
who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as joint family. ये हमने पढ़ लिया. अब इसको समझ लेते हैं. देखिए कि what do you mean by the domestic relationship? डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा कि अंडर विच सेक्शन डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज डिफाइंड. दिस इज सेक्शन 2F. तो कोई भी ऐसे संबंध, देखिए, दिस इज व्हाट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस. बिटवीन टू पर्संस. तो यहां पर वर्ड यूज किया गया है निशा मैडम, टू पर्संस. दिस इज नॉट बिटवीन मेल फीमेल, मेल मेल की बात नहीं की गई है. यहाँ पे हम रिलेशनशिप समझा रहे हैं. तो कोई भी ऐसे दो लोग, कोई भी ऐसे दो लोगों के मध्य का रिश्ता. कैसा? कौन से दो लोग? हु लिव जो रहते हैं. और ये जो सेकंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हु हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर, जो किसी भी समय के बिंदु पर साथ रह चुके हैं. तो हु लिव और हैव लिव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक डीवी एक्ट, ये जरूरी नहीं है कि दो लोग आज की डेट में साथ में रह रहे हों. हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक साथ कभी साथ में रहे हैं, या जो भी दो लोग हैं, मान लीजिए एक साल पहले साथ में रहे थे, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या कवर हो जाएंगे? हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर. आज रह रहे हैं वर्तमान में, तो भी कवर होगा डोमेस्टिक रिलेशनशिप में. या भूतकाल में कभी वो साथ में रह चुके हैं, वो भी कवर होगा. और कहां पे रहे हैं? इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड. वैसा घर, शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप कॉमन समझ लीजिए कि जो जिस घर को, जिस हाउस को उन्होंने शेयर किया है. तो कोई भी ऐसे दो लोग जो आज रहते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड में, या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में रह चुके हैं. तो एक तो ये हुआ साथ में रहते हैं या रह चुके हैं. अब यहां पर देखो क्या हो सकता है कि मैं मकान मालिक हो सकता हूं और मेरा टेनेंट भी हो सकता है ना. वो एक साथ रह रहे होते हैं या रह चुके होते हैं. तो एक साथ में रहना ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी जरूरी है रिलेशनशिप के लिए. वो क्या है? when they are related by following relationships, मीनिंग thereby कि फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर मस्ट बी टू फैक्टर्स. दे मस्ट बी लिविंग टुगेदर और they must have lived together, and not only this, secondly there must be a relationship between them as per the section 2F. Are you getting this point or not? रिलेशनशिप बहुत जरूरी है. आपस में अगर ए एंड बी दो लोग रहते हैं, एक ही शेयर्ड हाउस होल्ड को शेयर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाए. इफ दे आर रिलेटेड बाय कंसंगुइनिटी, कोई भी उनके उसमें रिश्ता नाता है. दूसरा है मैरिज से हो, मैरिज के बंधन में बंधे हुए हैं. और एक और है, ये है थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. इसको पढ़िए दोबारा, देखिए, सी द वर्ड्स. थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा रिश्ता जो कि मैरिज की प्रकृति का हो, जिसको आप लोग बोलते हो लिव इन रिलेशनशिप. तो यहां पर लिव इन रिलेशनशिप को भी एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया गया है इनडायरेक्टली यहां पर. ये तो ईदर यू आर रिलेटेड टू द मैरिज और यू मे बी रिलेटेड टू द इन द नेचर ऑफ मैरिज. प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई. हरी अप, जल्दी बताइए मुझे. कंसंगुइनिट, अच्छा देखिए, आई डिडंट गेट. इसका मतलब है बाय ब्लड आप जुड़े हुए हो, आपके जो है खून का रिश्ता हो. चाचा भतीजी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पिता पुत्री हो सकती है, कुछ भी आपके अंदर जो ब्लड रिलेशनशिप हो. राइट. मैरिज आप समझते हैं, द रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज आप समझते हैं.
या फिर एडॉप्शन से रिलेटेड हो। एक कैटेगरी होगी कि यू आर एडॉप्टेड, बेटी को अडॉप्ट किया हो, एडॉप्शन से रिलेटेड हो गया ये। और एक है आर फैमिली मेंबर्स लिविंग, इफ दे आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली, अगर एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, वो संयुक्त परिवार का भाग बन के रहते हैं, तो ये हुआ आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक तो पहली बात, वो रहते हैं साथ में या रह चुके हैं, और उनके बीच में रिश्ता था, या तो खून का रिश्ता होना चाहिए, या विवाह का रिश्ता होना चाहिए, या विवाह जैसा रिश्ता होना चाहिए, एडॉप्शन का हो सकता है, या जॉइंट फैमिली के थ्रू रिलेटेड हो सकते हैं। इन सभी पॉइंट को आप याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, सॉरी डोमेस्टिक रिलेशनशिप। आप आ जाइए इसी के साथ साथ शेयर्ड हाउस होल्ड पर आ जाइए। शेयर्ड हाउस होल्ड आपको मिलेगा 2S में, इसको और पढ़िए देखिए। दिस इज व्हाट शेयर्ड हाउस होल्ड, and again I would like to mention that please this is very important definition, right before prelims right here, कि शेयर्ड हाउस होल्ड कहां पर डिफाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आपसे, पढ़ लीजिए एक बार। शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड lives or at any stage has lived in domestic relationship either singly or along with the respondent। 2S का तो ध्यान रखिए, शेयर्ड हाउस होल्ड जहां पे साथ में रहे हैं बस वो। अब हम एग्रीड पे ही पहुंचते हैं पहले, क्योंकि एग्रीड फिर आ गया यहाँ पर। ये कम टू द एग्रीड पर्सन, यहां से शुरुआत की थी हम लोगों ने। अब यहाँ पर आ जाइए एग्रीड पर्सन। देखिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप को हम लोग समझ चुके हैं, राइट। अब आइए यहाँ पर पढ़ते हैं दोबारा, देखिए दिस इज व्हाट एग्रीड पर्सन। नाउ एग्रीड पर्सन मींस व्हाट, एनी वुमेन, और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा कि फॉर द पर्पज ऑफ द डीवी एक्ट, एग्रीड पर्सन विल बी ऑलवेज, एनी मेल कैन नॉट बी द एग्रीड पर्सन। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर डीवी एक्ट में जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो एग्रीड व्यक्ति होगा वो कौन होगा, वो हमेशा एक महिला होगी, क्योंकि उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए, उन्हीं के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो एग्रीड पर्सन मींस एनी वुमेन, कोई ऐसी महिला, कौन, हु इज और हु हैज बीन, जो है या रह चुकी, कैसे, इन दी डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट के विरुद्ध, जिस रेस्पोंडेंट का मतलब है कौन व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध उसने कंप्लेंट फाइल की है, जिससे उसको परेशानी है, जिससे वो एग्रीव्ड है, जिसके विरुद्ध वो कोर्ट में जाएगी, तो रेस्पोंडेंट के साथ रहती है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। अब क्योंकि आप लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब समझ चुके हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्या है कि एक उनके अंदर एक रिलेशनशिप भी होना चाहिए, ब्लड का हो, मैरिज का हो, एडॉप्शन का हो, लाइक मैरिज का हो, जॉइंट फैमिली का हो, और वो साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हो या रह चुके हो। तो एग्रीड पर्सन के साथ में एक क्वालिटी क्या आ गई, एक इंग्रेडिएंट क्या हो गया, नंबर 1 क्या हुआ, शी शुड बी ए वुमेन, नंबर 1, either she lives or she must have lived with the respondent, कैसे, in the domestic relationship, and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। ये है खास बात बस। तो दो जो ये कहती है, जिसका ये आरोप है, who alleges to have been subjected to the act of domestic violence, जिसका ये कहना हो कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की गई है रिस्पोंडेंट के द्वारा। तो नाउ यू कैन ब्रेक दिस डेफिनेशन इन सच ए वे दैट नंबर 1, agreed person is a woman, number 1, she has lived with the respondent in domestic relationship, number 2, and she claims, she makes an allegation that she was subjected to domestic violence by the respondent। तो ये जो कंपोनेंट है मैंने ब्रेक इसलिए किया, देखो आपको ये एनी वुमेन को आप अलग पढ़ेंगे, एंड ये ब्लू कलर लाइन है, इनको आप अलग से पढ़ेंगे ध्यान से, तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर कट तरीके से समझ में आएगी बात। ये प्लीज लेट मी नो आपको एग्रीड पर्सन की बात समझ में आएगी नहीं आई, कम ऑन हरी अप रिंकी। दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीड पर्सन। नाउ कम टू द चाइल्ड 2B, वेयर चाइल्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B, यहां लगाइए बिफोर प्रीलिम्स, मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यहाँ जो 18 वर्ष से कम हो,
एंड इंक्लूड्स एनी एडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड, यहां पर सभी को कर लीजिए। वेदर चाइल्ड की डेफिनेशन में एडॉप्टेड चाइल्ड आता है नहीं आता, स्टेप चाइल्ड आता है नहीं आता, फोस्टर चाइल्ड आता है नहीं आता, इन सभी को भाई हाईलाइट कर लीजिए, P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एज से क्वेश्चन बनेगा बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि चाइल्ड की डेफिनेशन के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड यहां पर कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में मत चले जाना, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो टर्म यूज की गई है माइनर को डिफाइन करते हैं वो, है ना। तो कई बार वो कंफ्यूज करते हैं आपको कि एज पर डेफिनेशन गिवन ऑफ माइनर इन द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तो वहां से मत फंसना, यहीं पर डिफाइन कर दिया गया है, यहाँ पर किसी और एक्ट का रेफरेंस नहीं दिया गया है यहाँ पर चाइल्ड के लिए, चाइल्ड बिलो द 18 ईयर्स बस। एडॉप्टिव हो सकता है, स्टेप हो सकता है, फोस्टर हो सकता है, बस आगे बढ़िए। कंपनसेशन ऑर्डर, देखिए अब ये जो ऑर्डर है आपको इसमें कुछ है ही नहीं खास, केवल जानना है आपको सेक्शन 2C में कहां पर बात की गई कंपनसेशन ऑर्डर, इट शुड बी रेड विद सेक्शन 22। कंपनसेशन ऑर्डर ग्रांट होता है आपको सेक्शन 22 में, यहां से दोनों बात से क्वेश्चन आएंगे आपको। विच सेक्शन डिफाइंस कंपनसेशन ऑर्डर, सेक्शन 2C। Under which section compensation order is granted, under section 22. Now you will have to carefully read the question, what they have asked from you, whether they have asked the definition। देखिए एक है डेफिनेशन पूछना कि डेफिनेशन कहां दी गई है, वो दी गई 2C में, और एक है कि ग्रांटेड कौन से इसमें है, कौन से सेक्शन में कंपनसेशन ऑर्डर ग्रांट किया जाता है, वो क्या होगा सेक्शन 22 में होगा। दोनों कर लेंगे आप याद, हाँ है ना, बताइए। इसी तरीके से कस्टडी ऑर्डर है ऑन द सेम लाइन, कस्टडी ऑर्डर कहां डिफाइंड है 2D में है, एंड वेयर कस्टडी ऑर्डर इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 21। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 में डिफाइंड है। नंबर से पूछेंगे आप लोगों से, और पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से क्या है ये, सी द बोर्ड। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मींस ए रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट which is made in the prescribed form on receipt of a complaint of domestic violence from an aggrieved person। जो aggrieved person है, जिसकी आपने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी सेक्शन 2A में, सही है, उसकी कंप्लेंट के बाद में एक रिपोर्ट बनाई। देखिए मैं आपको बताता हूं अभी, प्लीज गो टू सेक्शन 8, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को नियुक्त करती है, और अब जाइए अब सेक्शन 9 में ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। जो सेकंड बी ड्यूटी है, टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट अपॉन ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड फॉरवर्ड कॉपी देयरऑफ। इसको समझिए, देखिए इस एक्ट में एक ऑफिसर की नियुक्ति होती है सेक्शन 8 में, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। और प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी ये है कि जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो वो छानबीन करेगा, जांच करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट दी जाती है मजिस्ट्रेट को। किसको दी जाती है, टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। ये हम सेक्शन 9 के क्लॉज बी में पढ़ेंगे, सेक्शन 9 की क्लॉज 1B में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो हम पढ़ेंगे ये, तो उसी के रेफरेंस में ये बात हो रही है। इसको ध्यान में रख करके अब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी बात ये कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट ये वो रिपोर्ट है कि जो कंप्लेंट दायर होने के बाद में फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रिपेयर करता है इसमें। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2E में डिफाइंड है। बोलो हाँ है ना, कर लेंगे आप लोग। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप हम लोग समझ चुके हैं 2F। अब भैया यहाँ पर आ जाइए, पूरा का पूरा जो बवाल है वो आपको मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस से। Where is the domestic violence defined? It is section 2G. Domestic violence has the same meaning as assigned to section 3। अब सेक्शन 3 में जो डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग दिया गया है वही डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा।
अब अगर आप सेक्शन 3 पढ़ोगे देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस। और सेक्शन 3 से कितने क्वेश्चन आएंगे मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डोमेस्टिक वायलेंस, जिस डोमेस्टिक वायलेंस से ही प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है, देन व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेस्टिक वायलेंस, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है आपको।